तो जब आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करते हो, इसके लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होगा? 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें आप कैटलिस्ट यूज करोगे आयरन, सो इससे अमोनियम प्रोड्यूस होगा। सो कौन सा कैटलिस्ट है? आयरन कैटलिस्ट है। टेम्परेचर कितना है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर कितना है? 200 atm। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम। Hope so all of you will be doing great. In today's video, we are going to talk about 16 September experience of FNS today test. ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा important MCQs है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की जो कंफ्यूजन होती है कि सर आप प्रीवियस वीडियो वाले जो MCQs होते हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहे। इट्स मीन जो एक्सपीरियंस है वो रिपीट नहीं हो रहा। सर बेटा बात ऐसी है, अगर मैं सपोज करें प्रीवियस वीडियो में मैंने 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, अगर मैं वो इस वीडियो में भी ऐड कर लूँ तो आपको बेनिफिट क्या होगा? इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके एमसीक्यूज रिपीट नहीं हो रहे। एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि ऐड करने का फ़ायदा नहीं है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो एमसीक्यूज आपके अराउंड अबाउट 75% जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अब आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट। योर फर्स्ट एमसीक्यू इज which organ has both exocrine and endocrine functions in the body? So students, आज के जो एक्सपीरियंस है इसको मैंने तरतीब में लिखा हुआ है। पहले हम बायोलॉजी की डिस्कस करेंगे, इस तरह फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लास्ट हम वर्बल की तरफ जाएंगे। तो मैंने प्रॉपर सीक्वेंस बनाई है, सो कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। अब वो ऑर्गन जो एक्सोक्राइन भी फंक्शन देता है और एंडोक्राइन भी फंक्शन देता है वो है पेनक्रियास। देखिए पेनक्रियास को हम हेक्सोक्राइन ग्लैंड इसी वजह से कहते हैं कि एक्सोक्राइनली ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस को, और एंडोक्राइनली ये टू हार्मोन्स को रिलीज आउट करता है जो है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये आपके टू हार्मोन्स है जो पेनक्रियास एंडोक्राइनली सिक्रीट करेगा, और पेनक्रियाटिक जूस जो है इसकी ज़रूरत डाइजेशन में होती है, तो ये वहाँ पर रिलीज करता है। लीवर का काम होता है बाइल को प्रोड्यूस करना, और जो थायराइड ग्लैंड है ये थायराइड हार्मोन्स यानी T3, T4 एंड कैल्सिटेनिन को सिक्रीट करता है। एंड स्क्यू नंबर 2 इज व्हिच आयन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपके बॉडी में मसल्स वाहिद ऐसे टिश्यूज है और वाहिद ऐसे सेल्स है इसके जो खुद कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और खुद जो है ये रिलैक्स भी होते हैं, ठीक है। और इसमें जो वो आयन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कैल्शियम। देखिए आपको पता है कि मसल्स के फंक्शन के लिए टू प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है एक्टिन और जो दूसरा प्रोटीन है वो है मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन्स मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी हैं। अगर किसी मसल में एक्टिन और मायोसिन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते। अब हम कह रहे हैं कि एक्टिन और मायोसिन ज़रूरी है, तो फिर कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? देखिए स्टूडेंट्स, जो एक्टिन और मायोसिन है ना, ये अपना फंक्शन कैल्शियम के बगैर नहीं कर सकते। अब वैसे होता क्या है, जो एक्टिन और मायोसिन है ब्लॉक हुए होते हैं, लेकिन जब कैल्शियम मसल्स में एंटर हो जाते हैं तो एक्टिन और मायोसिन भी एक्टिव हो जाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन ज़रूरी है, और ये आपको Ca2 Ca+2 के फॉर्म में चाहिए होंगे, ठीक है। अगर सपोज करें कैल्शियम ना दिया हो, Ca+2 दिया हो, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, मसल से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज आ रहे हैं पेपर में, जिस तरह कार्डियक मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है और इस तरह स्मूथ मसल्स है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की जाएंगी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके 2024 की जो एक्सपीरियंसेस है, आपकी जो पास पेपर्स है, तमाम आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने एक सैम्पल ऐड किया हुआ है, ये आपके सेकेंडरी की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है जो अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस है। इंशाल्लाह इसी तरीके के आपको तमाम एमसीक्यूज मिलेंगे, और ये 100% रिकमेंडेड नोट्स है। अगर आप हमारे नोट्स से इंशाल्लाह तैयारी करेंगे तो आपका मेरिट में नेम लाजमी आएगा। सो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 032556419495, सो उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना है कि जो आपकी कार्डियक मसल्स है मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, इस तरह इसमें स्ट्राइएशन किस टाइप की होती है, जो पेपर के लिए जरूरी। क्यू नंबर 3 इज ग्रेव डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू। सो ग्रेव डिजीज जो है ये हाई लेवल ऑफ, देखिए एक लो लेवल होता है ना, एक हाई लेवल होता है। तो तब आपके बॉडी में T3 और T4 ये बोथ हैं, ठीक है, बोथ इसका आंसर है।
सो आपकी बॉडी में जब T3 और T4 की ओवर प्रोडक्शन होती है, जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, इसकी वजह से ग्रेव डिजीज कॉज्ड होती है। और ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो आपके बॉडी की इम्यून सेल्स पर जो है क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अच्छा, ग्रेव डिजीज का जो एक मेन सिम्टम है वो है आपके बॉडी का बहुत ज्यादा वेट लॉस होना। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में हमने गोइटर को डिस्कस किया था और क्रेटिनिज्म को डिस्कस किया था। सो गोइटर और क्रेटिनिज्म ये आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। इट्स मीन अगर आपकी बॉडी में लो लेवल ऑफ T3 एंड T4 हैं तो वहां पर आपकी क्या कौन सी डिजीज कॉज होंगी, गोइटर एंड क्रेटिनिज्म। अगर हाई लेवल ऑफ T3 एंड T4 है तो वहां पर ग्रेव डिजीज को। एमसीक्यू नंबर 4 इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। सो किडनी का जो बेसिक यूनिट है वो है नेफ्रॉन। हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है बाउमेन कैप्सूल। यहाँ पर होती है ब्लड की प्रिपरेशन। ब्लड यहाँ पर इंटर हो जाता है। ब्लड की सेल्स यहाँ से पास नहीं होते क्योंकि वो बड़े होते हैं, बकाया सारे मटेरियल इससे पास हो जाते हैं। ब्लड बाउमेन कैप्सूल के बाद आपका जो ब्लड होता है वो आ जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। थोड़े से वाटर यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर इसके बाद आप थर्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन की तरफ जब जाते हो तो वहां पर आपको मिलता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में एक होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, यहाँ पर आपका वाटर रीअब्सॉर्ब होगा और जो आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वहाँ पर डिफरेंट आयन जिस तरह सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, वो वहाँ पर रीअब्सॉर्ब होंगे। इसका जो फोर्थ नंबर पार्ट होता है वो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपकी होती है सेक्रेशन एंड दिल लास्ट में आपके आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स में यूरिन आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये पास हो जाता है यूरेटर्स के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू आप इसे बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग। सो ब्रेन के स्टूडेंट्स आपको पता है मेनली 3 पार्ट्स है। कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मैं यहाँ पर पार्ट्स बताते जाऊंगा, आपने नोटबुक पर नोट करते जाना है और साथ साथ उसका फंक्शन भी लिखना है। फर्स्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के मजीद मिलते हैं आपको 3 पार्ट्स। सेरेब्रम जो आपके थिंकिंग यानी मेमोरी को कंट्रोल करता है, यहाँ पर आपकी मेमोरी होती है। थैलेमस जो आपका रिले स्टेशन होता है एंड हाइपोथैलेमस जहाँ पर आपका होम्योस्टेसिस के सारे जो मामलात है वो कंट्रोल हो रहे होते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना और आपकी बॉडी के आस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना, सल्यूट और सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना। जबकि ब्रेन के सेकंड पार्ट के जो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हुआ होता है ये कहलाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। टेटम जो आपके विजन यानी आपके आई साइट को कंट्रोल करता है एंड द सेकंड वन इज टेगमेंटम। टेगमेंटम आपके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आपके ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के आपको मजीद 3 पार्ट्स मिलेंगे, सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेब्रम क्या करता है कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। देखिए वैसे तो हम ब्रीथिंग नोज से कर रहे हैं ना, लेकिन ये जो मैसेज आता है इनहेल करो, एक्सहेल करो, ये सारे मैसेजेस ब्रेन से आ। क्वेश्चन नंबर 6 इज नो स्पर्म प्रोडक्शन रेफर्स टू एस। सो नॉर्मली आपको पता है, आप कहेंगे कि सर स्पर्म प्रोडक्शन तो होती है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो है मोटाइल स्पर्म्स। देखिए अगर सपोज कर एक आदमी है उसकी एज 50 ईयर्स भी है ना, तो इसमें तब भी स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते, उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती है। तो जब नो स्पर्म प्रोडक्शन होगा वो रेफर करेगा एज ए स्पर्मिया में। अगर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, मोटाइल है, उसकी मॉर्फोलॉजी भी ठीक है, तो वो कहलाएगा ओलिगोस्पर्मिया। और अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन है तो वो कहलाएगा नॉर्मोस्पर्म। एमसीक्यू नंबर 7 इज अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ग्लास एट ब्रेस्टर एंगल, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल। सो ब्रेस्टर लॉ को हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेस्टर लॉ क्या कहता है, सिंपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बकाया अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखनी है 7 सितंबर के जो एक्सपीरियंस इसके पार्ट नंबर 2 को देख सकते हैं। ब्रेस्टर लॉ क्या कहता है कि जब आप किसी ट्रांसपेरेंट बॉडी पर अनपोलराइज्ड लाइट थ्रो करते हो, तो जो लाइट होती है जब वो आप वापस आपकी तरफ आती हैं तो वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड हुई होती हैं। और ये लाइट पोलराइज तब होंगी जब ब्रेस्टर एंगल आपके पास
90 डिग्री के बराबर होगा। इस टाइम पर जो वेव्स होते हैं, जो लाइट होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। सो ब्रस्ट एंगल किस चीज़ के बराबर है? वो बराबर है 90 डिग्री। इसकी नंबर एट इज स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन। सो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करते हैं, हम कहते हैं कि ये सी से डिनोट होता है, ठीक है, सी से डिनोट होता है। और ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। इस तरह फोटोन और स्पीड ऑफ लाइट, ये फोटोन क्या है? बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ लाइट है। तो अगर फोटोन की स्पीड पूछी जाए या फिर लाइट की स्पीड पूछी जाए तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकंड है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन तमाम पर डिपेंड करता है। मैंने तीनों इसलिए यहाँ पर ऐड किए हुए हैं क्योंकि बाज़ औक़ात पेपर में मीडियम दिया जाता है, बाज़ औक़ात टेम्परेचर और बाज़ औक़ात वेवलेंथ, ताकि फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो मीडियम, टेम्परेचर और वेवलेंथ, इन तीनों पर स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करेगा। बकाया स्पीड ऑफ लाइट किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, तो उसमें सोर्स ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट शामिल है। अब यहाँ पर क्या आप मुझे बता सकती है कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होगा? और जब स्पीड ऑफ लाइट को आप वैक्यूम में, फ्री स्पेस में लगाते हो, सो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम। एमसीक्यू नंबर 9 इज इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम। तो देखिए स्टूडेंट, जो मोमेंटम है हमारे पास mv के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv स्क्वायर के बराबर है। सो m और m क्या हो जाएंगे? 2m हो जाएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के बराबर है। एक m काइनेटिक एनर्जी का हो गया और एक m मोमेंटम हो गया, ठीक है, मोमेंटम का m हो गया। तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सो इससे हमें क्या पता लगता है? अगर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इट्स मीन जब आप मोमेंटम को डबल करते हो सो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो। एमसीक्यू नंबर 10 इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड इफ। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। टाइम पीरियड हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के बराबर है। और जो टाइम पीरियड होता है ना, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो टाइम पीरियड है अगर इसको डबल करोगे सो लेंथ जो 4 टाइम इंक्रीज हो। एमसीक्यू नंबर 11 इज विच मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। सो इसके लिए कॉमन मेथड है क्यूमीन प्रोसेस, जो हम फिनॉल के सिंथेसिस के लिए करते हैं। उसमें हमने क्या किया था कि क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड, मीन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को हमने ट्रीट किया था H2SO4 के साथ। सो एक हमारे पास फिनॉल बन गया था और दूसरा हमारे पास बन गया था क्या चीज़? एसीटोन। सो एक प्रोसेस हो गया क्यूमीन प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है? CH3 यानी CH3 टाइम्स और CHOH, ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। जब इसको आप हीट देते हो, डेल क्या है? हीट है, एंड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट, तो इससे प्रोड्यूस होगा आपका एसीटोन। एंड द थर्ड प्रोसेस इज ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। हम पहले कैल्शियम एसीटेट को लिख देते हैं, ये आपका है ड्राई कैल्शियम या फिर आप इसे कैल्शियम एसीटेट कहते हो। जब इसको आप हीट देते हो तो इससे क्या होगा? एसीटोन प्रोड्यूस होगा। तो मेनली हमने 3 तरीके देखे, क्यूमीन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, and the third one is dry distillation of calcium acid. And SKU number 12 is the element with half filled d orbital और f orbital, ठीक है। इसमें d और f दोनों ऑर्बिटल्स शामिल होंगे। सब वो एलिमेंट जिसका जो ऑर्बिटल, देखिए ऑर्बिटल हमने 4 डिस्कस किए थे ना, s, p, d एंड f। सब वो एलिमेंट्स जिसके पास d और f ऑर्बिटल्स ये हाफ फिल्ड होंगे, ये कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसके जो बेस्ट एग्जांपल है, एक है क्रोमियम और दूसरा है मैग्नीशियम। विच कैटलिस्ट इन यूज इन हेबर प्रोसेस। सो हेबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लैब में अमोनिया को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक उसमें नाइट्रोजन है, दूसरा इसमें हाइड्रोजन गैस। तो जो आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करते हो, इसके लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होगा? 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें आप कैटलिस्ट यूज करोगे आयरन, सो इससे अमोनियम प्रोड्यूस होगा। सो कौन सा कैटलिस्ट है? आयरन कैटलिस्ट है। टेम्परेचर कितना है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना है? 200 atm। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में होता है। SKU number 14 इज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इज कॉल्ड। तो इसमें आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन कभी हमें +2 में मिलता है, कभी +3 में मिलता है। तो जो ऑक्सीजन पर आपको अपेरेंट चार्ज मिलता है ना,
इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। आयन क्या है, जब आयोनिक बॉन्ड बनता है तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में चल जाता है। तो जिस स्पीशी से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो कहलाता है कैटायन। और जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और वो कहलाता है एनायन। क्यू नंबर 15 इज द डॉग चेजेस द बिल, इट इज विच सेंटेंस। तो सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन का मैंने आपको तरीका बताया था, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अगर आपको टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दिए जाए तो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर आपको टू इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लॉज दिया जाए, उसके बीच में आपको कोई कंजंक्शन दिया जाए, सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर देखिए, द डॉग आपका सब्जेक्ट है, चेज आपका वर्ब है और द बिल आपका ऑब्जेक्ट है। सो इट्स मीन ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको दिया गया है, सो दैट्स व्हाई ये आपका सिंपल सेंटेंस। एंड क्यू नंबर 16 इज ग्लूकोज कंटेन ब्लैंक फंक्शनल ग्रुप। तो ये एमसीक्यूज केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है और आपके बायो से भी रिलेटेड है। सो ग्लूकोज में आपको मिलेगा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और जो आपका फ्रक्टोज होता है, ठीक है, फ्रक्टोज, उसको आपको मिलेगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। सो ग्लूकोज को हम अल्डो हेक्सोज कहते हैं और जो फ्रक्टोज है इसको हम कीटो हेक्सोज कहते हैं। और उसमें बाज़ एमसीक्यूज आ जाता है दैट द स्वीटेस्ट शुगर इज, सो स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है, वो फ्रस्ट। क्यू नंबर 17 इज एंटोनिम ऑफ टेमिड। सो टेमिड कहते हैं बेकार इंसान को जो डरता होता है। तो इसकी जो तमाम यहाँ पर मैंने दिए हैं, बोल्ड, ब्रेव एंड कॉवर्डली, या फिर कॉवर्डली की जगह करेजियस भी दिया जा सकता है। सो ये क्या है, ये टेमिड के एंड। क्यू नंबर 18 इज 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। सो 1/3 का मतलब होता है 1/3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 10% मीन जब भी परसेंट दिया जाए ना, सो जो नंबर दिया होगा उसको 100 से डिवाइड कर ले, ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन 120। इसका बेस्ट तरीका क्या है, पहले 10% निकाल दो, या 10 को 100 से डिवाइड करोगे सो ये आ जाएगा 0.1। अब इसको क्या करो, 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो, सो ये आ जाएगा 0.33। मल्टीप्लाई कर लोगे 120 के साथ, सो आपका आंसर आ जाएगा 4। जिसने भी लंबा एमसीक्यूज दिया जाए ना, कंफ्यूज ना हुआ करे, उसको सेक्शन में डिवाइड किया करे। इस तरह अगर मैं एमसीक्यूज को देखूँ तो ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको सेक्शन में डिवाइड किया, 1/3 को लिखा, 10% को निकाला और 120 को लिखा। सो इस तरीके से आपने पेपर में भी। एमसीक्यू नंबर 19 ये सिंप्लीफाई इट। सो नहायत ही ईजी है, आपने रूल्स पढ़े होंगे। पहले डिवीजन करना होता है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अगर ब्रैकेट्स दिए हों, सबसे पहले आपने बड़ा ब्रैकेट करना है, देन दरमियानी ब्रैकेट करना है, देन छोटा ब्रैकेट करना है। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 1 + 2 करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 3। MCQ number 20 is Bilal bought a pin for rupees 30 and sold it for rupees 40. Find percentage of profit. So बिलाल ने पिन खरीदा है 30 का और बेचा है 40 का। तो अगर आपको लंबा MCQs दिया जाए और आपने वहाँ पर प्रॉफिट निकालना हो, सो सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सोल्ड प्राइस क्या है, 40 है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे 30, सौ का मुनाफा आ जाएगा 10। आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लिख लूंगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 10 का मुनाफा हुआ था डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। स्क्यू नंबर 21 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ पर हमने एक ऑप्शन ऐसे बताना है जो बकाया से डिफरेंट हो। सो गिवन ऑप्शन में जो एंगल है डिफरेंट है, बकायदा क्या, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, इसमें कोई स्पेसिफिक एंगल होगा ना, लेकिन एंगल तो अपने आप में एंगल, दैट्स व्हाई एंगल यहाँ पर डिफरेंट है। बाज़ औक़ात रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन और सर्कल दिया हो जाता है, तो वहाँ पर फिर आपका सर्कल। स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।